ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सुप्रभात, हरिहर, सभी को नमस्ते। बाबा जी को वंदन करती हूँ और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आप सभी का इस 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इस सप्ताह में जय भैया से अनुभव दर्शन इस पुस्तक पर प्रस्तुतियां सुन रहे हैं। कल के सत्र में भैया ने पेज नंबर 21 तक स्पष्टीकरण किया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं जय भैया को आमंत्रित करती हूँ और जय भैया को निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति रखे। जी दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, आज के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। जी, तो शुरू करें। जी भैया। ओके। सो कल हमने पेज नंबर 21 तक बात की थी। आज पेज नंबर 22 से शुरू करते हैं। सो 22वें पेज में जो जो कोई बिंदु पे मेरा ध्यान गया है उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो 22वें पेज में बेसिकली जीवन में जो क्रियाएं होती है, जैसे आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण जैसी, उनका जो प्रभाव रहता है, जैसे आस्वादन का मन में है ना, मन पर, विश्लेषण तुलन का प्रभाव जो वृत्ति पर, वो प्रभाव के बारे में एक बात यहाँ पे की है। फिर बुद्धि तक जो जीवन का प्रभाव रहता है उसके बारे में यहाँ पे एक बात आई है। और उसके बाद अहंकार का कारण बुद्धि में और उसका स्वरूप जो है उसके बारे में बताया कि आत्मबोध या सत्यबोध न होने के कारण बुद्धि में जो स्थिति बनती है, स्थिति को अहंकार बोलते हैं। फिर एक बात आई है यहाँ पे शोध की। तो ये शोध क्या है या फिर शोध का उद्घाटन कैसे, उसके बारे में एक बात की है। तो अ, जो आत्मा में अभी, जैसे बुद्ध, हमने अभी यह बात की कि जैसे बुद्धि में अभी अ, आत्मबोध या सत्यबोध नहीं है, इसलिए उसमें जो अहंकार है, अब इस अहंकार से मुक्ति के लिए बेसिकली संस्कार ही एकमात्र उपाय है, या गुणात्मक संस्कार द्वारा ही ये अहंकार से मुक्त हुआ जा सकता है। तो भ्रम मुक्त होने के लिए या
ये अहंकार से मुक्त होने के लिए गुणात्मक संस्कार की बात की। फिर ये गुणात्मक संस्कार जो है वो कैसे आते हैं, तो उसके बारे में बताया है कि वो बेसिकली एक अपने जो वास्तविकता है उसके विश्लेषण से प्राप्त जो निष्कर्ष रहते हैं और निष्कर्ष के प्रति जो संकल्प बनता है उससे ये चीज अपने में स्थिर होती है। उसी के रेफरेंस में बताया है कि शोध शोध का उद्घाटन कैसे होता है। इसके रेफरेंस में जैसे किसी वास्तविकता का सिद्धांत और प्रक्रिया है ना, जब उद्घाटित होती है तो उसको शोध बोलते हैं। तो शोध की व्याख्या को यहाँ पे अच्छे से इंगित किया है। उसके बाद जो चीज पे मेरा ध्यान गया है वो है सुप्रवृत्ति और सुसंस्कार के बारे में भी यहाँ पे बात रखी। तो सुप्रवृत्ति और सुसंस्कार के अर्थ में जो सहायक वस्तु है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात आई है। फिर कुसंस्कार या कुसंस्कारों के लक्षण जो है उसको भी अच्छे से डिटेल में बताएं, जैसे कि कृतज्ञता, अस्थेय से लेके रहस्यहीनता, सहजता एवं निर्भयता निर्भयता, ये सुसंस्कार के लक्षण। अब इसी लक्षण के आधार पे ये मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन क्रिया का जो आधार है उसके बारे में बताया है। और लक्षण विहीन कोई कहीं नहीं रहती मानव में, तो किसी न किसी लक्षण के अनुसार ये मूल्यांकन होता है। तो ये एक बात यहाँ पे पकड़ में आती है, समझ में आती है। फिर श्रेष्ठता के प्रति प्रतिबद्धता को भी यहाँ पे बताया है। श्रेष्ठता के प्रति प्रतिबद्धता में बेसिकली जो स्वतंत्र मानव है या जो जागरूक मानव है उसको श्रेष्ठ के रूप में पहचाना गया है। और उसके प्रति एक प्रतिबद्धता कैसे होती है और एक प्रतिबद्धता से कैसे मानव में प्रयास शुरू होते हैं उसके बारे में एक बात आई है। और लास्ट में देखेंगे तो संवेदनशीलता जो रहती है मानव में अ, जागृति पर्यंत, तो संवेदनशीलता का जो नियंत्रण है वो नियंत्रण कैसे है उसका एक क्रम है ना, यहाँ पर स्पष्ट। तो जैसे वैसे बात कर रहे हैं कि संवेदनशीलता जो है वो संज्ञानीयता पूर्वक ही संतुलन में रहती है। अब ये संज्ञानीयता से संतुलन रहने का क्रम क्या होगा, तो प्रत्यावर्तन और परावर्तन। तो प्रत्यावर्तन और परावर्तन में जब सामरस्यता या हार्मनी देखी जाएगी तब ये श्रृंखलाबद्ध पद्धति से बेसिकली संतुलन या नियंत्रण दिख जाएगा। जैसे मन का वृत्ति में, वृत्ति का चित्त में, इस तरह से श्रृंखलाबद्ध ये क्रिया उसमें दिखेगी। फिर ये परावर्तन प्रक्रिया के बारे में बताया है कि परावर्तन से मानवीयता से लेके अति मानवीयता तक का फैलाव है, या परावर्तन से हम मानवीयता और से लेके अति मानवीयता तक का फैलाव को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बारे में एक बात आई। तो ये बात यहाँ पे 22 पेज नंबर पे हम देख सकते हैं। फिर आगे हम 23 में देखेंगे तो प्रत्यावर्तन जो वस्तु आई है मूल में, प्रत्यावर्तन पूर्वक जो प्राप्त वस्तु है या जिसको यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है व्यंजना, तो प्राप्त व्यंजना जागृति के लिए गति का स्वरूप बताया जाए। अब ये गति बेसिकली होगी प्रत्यावर्तन पूर्वक, है ना, जैसे मन का वृत्ति से, वृत्ति का चित्त से
तो ये गुणात्मक परिवर्तन के बारे में या गुणात्मक प्रत्यावर्तन के बारे में बता रहे हैं। तो उसकी गति भी गुणात्मक होती है, इसलिए ये जो व्यंजना हो रही है वो गुणात्मक व्यंजना की एक निरंतरता क्रम से दिखाई दे। तो ये गुणात्मक व्यंजना की निरंतरता को यहाँ पे आ, अच्छे से स्पष्ट किया, जिसमें बताया कि जैसे गुणात्मक व्यंजना से सुबोध, सुबोध से सुसंस्कार, सुसंस्कार से गुणात्मक संवेदना, गुणात्मक संवेदना से सत्य संकल्प और सत्य संकल्प से गुणात्मक व्यंजना, इस तरह से एक पूरी निरंतरता दिखाई देती है। तो ये जो स्थिति एवं क्रिया जो है जीवन में या चेतना में, वो स्थिति एवं क्रिया है, वो बेसिकली प्रत्यावर्तन पूर्वक संकेत को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। और ये जो संकेत ग्रहण होते हैं उसको व्यंजनीयता संज्ञा दिया है। तो संकेत संकेत ग्रहण किस अर्थ में होता है फिर उसका बात बताया, और जो संकेत ग्रहण होता है उससे क्या उपलब्धि रहती है, तो भाषाभास एवं प्रतीति के रूप में वो उपलब्धि रहती है। फिर जैसे संकेत ग्रहण करता है वैसे जब अभिव्यक्ति होती है तो संकेत प्रसारण करता है। तो जो ग्रहण किया हुआ रहता है मानव, वो दूसरे मानव के लिए संकेत प्रसारण का काम भी करता है, यह संकेत प्रसारित भी करता है। तो संकेत ग्रहण क्रिया और संकेत प्रसारण क्रिया के बारे में बेसिकली बताए। फिर जो बात आई है कि ये अ, शरीर में जो पांच इंद्रिया है, वो पांच इंद्रिया द्वारा बेसिकली मन और वृत्ति में जो व्यंजना होती है, और मन वृत्ति की व्यंजना से जो उसका प्रभाव बुद्धि तक पहुंचता है, वो प्रभाव बेसिकली जागृति के अर्थ में अभ्यास के रूप में पाया जाता है। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पे ध्यान में आती है कि पांच इंद्रियों, जैसे पांच इंद्रियों जो है उसमें जितने भी रसास्वादन है उसका मन पर मन में स्वीकृति होती है। फिर मन द्वारा वो उसका जो तात्विक पक्ष है, जो स्वीकृति में आया पक्ष है, वो वृत्ति पर, है ना, कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर इंद्रिय मन तथा वृत्ति के द्वारा जो मौलिकता पहचान में आती है या मौलिकता स्वीकृति में आती है, वो चित्त पर तथा चित्त के ऊपर इंद्रिय मन बेसिकली, यानी चित्त पर और मन पर जो ये प्रभाव है वो स्वीकृति में आता है। और वो अब वो जो वृत्ति और चित्त के द्वारा जो ये प्रभाव ग्रहण होता है वो स्थितिवत्ता एवं सत्यता के रूप में स्वीकृति में आता है बुद्धि में। अब ये जो हो रहा है वो उनके जागृति और अभ्यास के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जागृति और अभ्यास के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उसका तात्पर्य बताया है कि जैसे वो उसके ऊपर की स्थिति के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो जैसे मन है जो वृत्ति के प्रति प्रत्यावर्तित हो रहा होता है, तो वो उसके प्रति जागरूक होता है। ऐसे तो ये जागृति और अभ्यास के रूप में ध्यान में आता। फिर एक और अच्छी चीज यहाँ पे जो ध्यान में आई है वो है जो वातावरणस्थ क्रिया है, उस वातावरणस्थ क्रिया संकेत ग्रहण और प्रसारण की क्षमता जो है वो हरेक में पाई जाती है। और जैसे हरेक का मतलब है मन से लेके बुद्धि तक, और उसी को संज्ञा दिया है व्यंजना, है ना। तो व्यंजना यानी सामान्य रूप से कहे तो स्वीकार करने की जो प्रवृत्ति रहती है, स्वीकार जो करता है उसको व्यंजना के रूप में हम देख सकते। फिर ये जो संकेत है, उस संकेत के बारे में थोड़ी बात की है कि जैसे ये जो संकेत है वो पहले आशा विचार इच्छा और संकल्प को
पुनराकर प्रदान करते हैं और फिर वो वर्तमान में प्रत्यक्ष होता है। इसी तरह से मानव में इसकी मौलिकताएं दिखाई दे रही। इस संकेत ग्रहण और संकेत प्रसारण के रूप में मानव में एक कुछ मौलिकताएं या वैविध्यताएं ध्यान में आती। तो वो फिजिकली कुशलता निपुणता में फिर कला विचार आशा और पांडित्य के रूप में सार्वभौमता के अर्थ में दिखाई देती है। और लास्ट में जो बात आई थी उसमें बेसिकली शरीर का अ, जो क्रियाकलाप है ना, शरीर के क्रियाकलाप को जैसे व्यवहार है ना, हम जो बोलते हैं सामान्य व्यवहार, और व्यवहार का जो आधार है वो हृदय। और हृदय में भी देखेंगे तो प्राण या प्राण के द्वारा ये प्रसारण होता है। और प्राण बेसिकली मन से जुड़ता है। तो एक एक जो छोटा सा लिंक है, वो लिंक कनेक्शन के बारे में ये लास्ट पॉइंट में बताया है। तो ये 23वें पेज पे जो बात आई थी उसके बारे में थोड़ा था। अब 24th पे अगर हम देखेंगे आगे तो उसमें जो अभी जो हमने बात की कि जैसे मन से मेदस में जो प्राण द्वारा संकेत पहुंचता है, और फिर मेदस से प्राण द्वारा जो संकेत पहुंचा वो हृदय, और हृदय फिर शरीर के इंद्रियों को बेसिकली एक्टिव करता है या उसको क्रियान्वयन करता है। तो ये एक जो अभी लास्ट में पॉइंट आया था उसी के बारे में फिर बताया है कि जैसे वो किस तरह से वो प्रसारित होता है। तो जैसे जो बताया कि मन का संकेत संवेग के रूप में रहता है, फिर वो प्राण द्वारा मेदस पे पहुंचता है, और मेदस उस तरंग को अनुवर्तित करके शरीर को क्रियाकलाप में एक्टिव करता है या शरीर के क्रियाकलाप को शुरू करता है। यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है बाध्य करता है, यानी यही एक प्रोसेस है। उसी तरह से जो बाह्य संकेत जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण होते हैं वो रिवर्स में है ना, इसको बोल रहे हैं परानुक्रम संकेत ग्रहण प्रक्रिया से है ना आते हैं। तो फिर उसमें देखेंगे तो आशा से आशा विचार के रूप में स्पंदन प्राण प्राण में जाते हैं, और प्राण के अकॉर्डिंगली आशा आशा विचार के स्पंदन को देखा जाता है। तो अगर वो बेसिकली शरीर सापेक्ष है तो उसमें प्रक्रियाओं के रूप में आवेश रहता है। तो जैसे काम क्रोध लोभ मोह है ना, भय भ्रांति शोक, इस तरह से वो आवेश स्थिति को स्पष्ट या आवेश स्थिति को देख सकते हैं, परिलक्षित करते हैं। फिर ये जो स्पंदन है या स्पंदन का प्रभाव है उसको जब अ, अ, सही अर्थ में अगर संपन्न किया जाए तो उसका क्या फल परिणाम रहता है, उसके बारे में एक पूरी बात की है, जिसमें जैसे स्पंदन प्रतिस्पंदन क्रिया प्रक्रिया सहित जैसे संतुलन असंतुलन समाधान समस्या स्नेह द्वेष। तो एक जो प्रभाव है वो हारमोनियस है, दूसरा जो प्रभाव है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है या डिसहारमोनियस है ना? जो वो नहीं होने से ठीक से वो भ्रमित स्थिति में वो क्रियाकलाप होता है, और एक थोड़ा अध्ययन क्रम में या जागृति की ओर जब वो होता है ग्रहण, तब की स्थिति को आकलित करते हैं। फिर यहाँ पे पूर्वानुक्रम और बेसिकली पूर्वानुक्रम के रेफरेंस को जब देखते हैं तो पहले परानुक्रम संकेत ग्रहण प्रक्रिया आया था अभी थोड़ी देर पहले। अब पूर्वानुक्रम प्रत्यावर्तन के बारे में अभी इसमें स्पष्टता दी। तो प्रत्यावर्तन को ही हम जैसे पूर्वानुक्रम कहते हैं। तो पूर्वानुक्रम बेसिकली यही है कि जैसे मन वृत्ति चित्त चित्त बुद्धि में जब
प्रभाव अ, अ, ग्रहण करता है ऊपर से नीचे तक। जैसे आत्मा का प्रभाव है जो बुद्धि ग्रहण करती है, बुद्धि का प्रभाव चित्त, चित्त का प्रभाव वृत्ति, वृत्ति का प्रभाव मन। तो ये जो प्रभाव ग्रहण इस क्रम में होता है उसी को बेसिकली पूर्वानुक्रम बोलते हैं। तो पूर्वानुक्रम में छोटा या जिसको बोलते हैं कि लघु गुरु में प्रत्यावर्तित हो जाता है, यानी उसकी स्वीकृति उसमें बन जाती है। और ये आत्मा से पूरा नियंत्रित होता है। और ये अनुभवमूलक जीवन की विशेषता है, या उसमें ये क्रम दिखता है। तो एक शब्द प्रयोग किया है कि आत्मा अनुशासित जीवन के रूप में ध्यान में आता है। तो आत्मा अनुशासित है यानी उसमें अनुभव संपन्न है। तो ये अनुभव संपन्न जो जीवन है उसमें फिर फल परिणाम के रूप में सुख, शांति, संतोष, आनंद और परमानंद की निरंतरता को हम देख सकते हैं। फिर जो बात आई है कि ये पहले भी काफी बार आई है, अनुभव समुच्चय के बारे में बताया है। और अनुभव समुच्चय बेसिकली एक लक्ष्य के रूप में और परम उपलब्धि के रूप में भी पहचाना गया है यहाँ पे। और यही अनुभव समुच्चय को ग्रहण करने की, या जिसको बोले कि निरंतरता बनाए रखने की योग्यता, पात्रता, क्षमता जो है वो अभ्युदयशील सामाजिकता से ही मिलती है। और बेसिकली परंपरा के रेफरेंस में बोल रहा हूँ। तो सर्वतोमुखी समाधान की जब सामाजिकता होती है, ये वातावरण जब मिलता है, तो ये परंपरा का एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस या फाउंडेशन बन जाता है। ये पेज नंबर 24 पे एक बात आई है। और जो अंतिम पेज है इस अध्याय का, उसमें जो बात आई है वो बेसिकली जब ये परंपरा का आधार बन जाता है, तो इसी परंपरा में देखेंगे तो मानवीयता को हम संरक्षित, संवर्धित और संयमित कर पाते हैं। तो मानवीयता का संरक्षण से लेकर संवर्धन और उसका जो संयम है वो सामाजिकता में ही होता है, यानी परंपरा में ही होता है। अब वो कैसे होता है, वो कैसे पाया जाता है, उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ या छोटी सी प्रस्तुति भी है कि मूल स्वभाव से जब हम इसना पूर्वक, है ना, न्याय धर्म सत्य दृष्टि से जब जीते हैं, तो ये वैभव या ये महिमा बना रहता है, मानवीयता का, है ना? तो अब इस तरह से जीने में संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था का एक स्वरूप हमारे पास है ऑलरेडी। इसी स्वरूप को जब हम एजुकेशन में या शिक्षा पूर्वक परंपरा में सर्वसुलभ कराते हैं, तब ये मानवीयता का संरक्षण, संवर्धन और ये उसकी निरंतरता अक्षुण्ण बनी रहे। तो यही मानवीयता फिर व्यवहार में दिखाई देती है। व्यवहार में दिखाई देती है का तात्पर्य है कि परस्पर संबंध से लेके परिवार, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक इसका फैलाव रहता है। इसी को अंतिम लाइन में अखंडता और सार्वभौमता, सहज सामाजिकता, पूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति बताया है। और वो अंत में अति मानवीयता के प्रति जिज्ञासु होता है जीवन, है ना? अति मानवीयता के प्रति जिज्ञासु होने का जो फाउंडेशन है या जो बेस है, वो मानवीयता पूर्ण व्यवहार और उसकी सामाजिकता है। ये बात यहाँ पे इस अध्याय में लास्ट में ध्यान में आए। ठीक। आगे हम अध्याय 4 में थोड़ा देखेंगे। उसमें अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो अध्याय 4 में जो मेरा ध्यान गया है उसके बारे में मैं बात रख लेता हूँ। तो दो बिंदु को शुरुआत में हाईलाइट किया है, जिसमें बात की है कि संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्ति का उदय होता है, परिमार्जन पूर्वक ही पुनराभिव्यक्ति होती है। और दूसरा जो मुद्दा है, तो अनुभूति योग्य अर्हता को उत्पन्न कर देना ही संस्कार है। तो संस्कार पूर्वक मूल प्रवृत्ति का उदय
और परिमार्जन पूर्वक पुनरावृत्ति। और उसमें जो अनुभूति है उसके योग्य अर्थता को उत्पन्न कर करना जो संस्कार के रूप में पाया जाता है। तो पुनरावृत्ति व्यक्ति का मतलब है रिपीटेडली, फिर से व्यक्त होने की जो स्थिति है उसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। पेज नंबर 27, इसमें जो की पॉइंट्स या जो मेरे ध्यान में आए हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे, उसको मैं थोड़ा आपके सामने रख देता हूँ। तो पेज नंबर 27 में अ, कल्पना और कल्पना। नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते। सभी को नमस्ते। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न ले सकते हैं क्या? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अध्याय 4 से पहले जो चर्चा हुई उसमें अगर कोई प्रश्न है तो उसको ले लें। जी, किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न लेंगे। वैसे कल हमने हमारे शाम के पठन में इसी का ही पठन किया और जो हुआ अभी तक उस पे ही चर्चा की। तो उसमें भैया हमने परिपाक के बारे में देखा, तो थोड़ा परिपाक के बारे में बताएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो परिपाक बेसिकली हम देखेंगे तो जो एक प्रकार से देखेंगे तो संस्कार को ही परिपाक बताया है ना। आप हमने पिछले अध्याय में जब पहली बार जो क्रम आया था परिपाक से संस्कार का, उसको हमने देखा था। तो बेसिकली परिपाक का मतलब है जब एक एक संस्कार जब जुड़ने लगते हैं या एक एक प्रवृत्तियां जब साथ साथ में एक साथ जुड़ने लगती है तो उसका एक परिपाक या समुच्चय बनता है। वो समुच्चय को परिपाक के रूप में पहचाना जाए। तो मूलतः परिपाक संस्कारों का भी होता है मूलतः। फिर अब मान लीजिए कि किस अर्थ में परिपाक को ले रहे हैं, उस अर्थ में भी उसका समुच्चय हम देख सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का दो इकाई का जो जब योग होता है ना। अब जब योग होने से अब जब वो इकाई दूसरी इकाई के साथ सामने या चैतन्य इकाई के सामने जब प्रकट होती है, प्रकाशित होती है, तो उसमें जो क्रियाकलाप रहता है उसको भी परिपाक के रूप में पहचाना जाता है। तो अब परिपाक एक इन जनरल देखेंगे तो क्रिया में होने वाले जो छोटे मोटे परिवर्तन है ना, और जो परिणाम मिल रहे हैं, जो चैतन्य इकाई में जैसे परिमार्जन हो रहे हैं, तो वो क्यूमुलेटिव जो चेंजेस हो रहे हैं उसको परिपाक के रूप में पहचाना है। तो मानव चेतना में परिपाक संस्कार के रूप में पहचाना गया है। और जड़ इकाई में जो परिपाक है वो परिवर्तन या परिणति एक शब्द है, उसके रूप में भी पहचाना गया है। ठीक है। जी जी, परिभाषा देखी थी हमने, जी दीदी। यही है उसका अर्थ, ओके ओके। परिणति। जी, और कोई भाई बहन अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। भैया थर्ड डे में एक आया था, नियंत्रण में आया था कि ब्रह्म अनुभूति से अनुभव का नियंत्रण होता है। इसको थोड़ा सा खोल देंगे प्लीज? हाँ हाँ, बिल्कुल। और आप रेफरेंस एक बार बता देंगे कहाँ से आपको उसको देखना है। तो ये नियंत्रण के बारे में बताया था आपने थर्ड डे। हाँ हाँ। तो हाँ, एक बार नियंत्रण आप पूरा एक बार फिर से रिपीट कर देंगे प्रश्न को।
थोड़ा सुन नहीं पाया। ये नियंत्रण किन तरह से होता है कि सामाजिकता का नियंत्रण न्याय से, हाँ हाँ नियंत्रण समाधान से, और जी अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति से। जी जी, उसमें आप क्या पूछे एग्जैक्टली कि क्या ये थर्ड वाला मतलब है ब्रह्म अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति से, ये थोड़ा सा खोल लीजिए। ओ अच्छा अच्छा हाँ। तो अनुभव का नियंत्रण जो है वो ब्रह्मानुभूति से कैसे है, उसको आप पूछ रहे हैं, तो उसको मैं अपने आप से रखूंगी, ठीक है ना, तो यही पूछा ना। जी भैया। जी जी जी। तो बेसिकली नियंत्रण का मतलब है कि उसमें जो समाहित क्रियाकलाप है वो, उसको यहाँ पे नियंत्रण के रूप में पहचाना गया है ना। तो जैसे आत्मा में अनुभव एक क्रिया है, तो वो क्रिया का नियंत्रण किस तरह से होता है। नियंत्रण का मतलब है कि उसके उससे ज्यादा और उससे कम उसमें नहीं हो रहा है ना, वो निश्चित है। तो वो नियंत्रण बेसिकली व्यापक की अनुभूति से वो क्रिया उसमें हो रही है, इसलिए वो आत्मा में अनुभव क्रिया का जो नियंत्रण है वो ब्रह्मानुभूति से हो रहा है। ये कंटेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में आता है। आई होप मैं थोड़ा पहुंचा पाया, जी भैया। है ना। तो बेसिकली वो क्रिया जो हो रही है जीवन में, वो क्रिया का जो उसमें निश्चितता है उसको नियंत्रण के रूप में पहचाना है। तो अनुभव क्रिया की जो निश्चितता है, या जिसको दूसरे शब्द में हम मौलिकता भी कहते हैं, वो मौलिकता बेसिकली व्यापक में अनुभव से ही पहचान में आती है, इसलिए ये शब्द प्रयोग किया है कि ब्रह्मानुभूति से अनुभव का नियंत्रण। ठीक है, ठीक, थैंक यू भैया। जी, आगे बढ़ सकते हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो अध्याय 4 में हम देखते हैं। तो अध्याय 4 में जो पहला प्रूफ है, यानी पेज नंबर 20 वहां से शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले पेज में जो हमसे बात शुरू कर रहे हैं वो कल्पना, या जिसको हम बोलते हैं कि जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है या जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसी कल्पना के स्वरूप को बाबा जी बता रहे हैं कि उसको स्वप्न बोल रहे हैं, है ना। तो जब भी स्वप्न के बारे में, हाँ, अब ये स्वप्न के भी दो प्रकार है। दो प्रकार यानी कि तो सुषुप्त अवस्था में जो हमें चलती है कल्पना है, वो भी आधार हीन जो रहती है उसका भी एक स्वरूप है स्वप्न का। और दूसरा रहता है कि जब हम जगे रहते हैं उसमें भी जब हमारी कल्पना यानी आशा विचार इच्छा में जो निराधार जो एक्टिविटी होती रहती है वो भी स्वप्न के रूप में पहचानते हैं। अब ये जो स्वप्न के रूप में कल्पना है ना, उसके बारे में थोड़ी बात की है कि जो आगंतुक गुण है, या आगंतुक गुण का मतलब है कि जो मानवेतर प्रकृति है उसके जैसे जीने की अपने में जो आशा विचार इच्छा बनती है ना। यानी वो है ऐसा नहीं, जैसे ज्ञान अवस्था की इकाई है, लेकिन वो मानवेतर प्रकृति के से प्रभावित होकर जब उसके जैसा या उसके अनुसार जीने का सोचता है ना, या कल्पना करता है, उसी को आगंतुक गुण के रूप में पहचाना गया। तो इसका कोई आधार नहीं रहता, या आधार नहीं रहता का मतलब है कि जो मूल आधार है ज्ञान अवस्था का, उससे विपरीत आधार से जीता है, यानी मानवता प्रकृति के आधार पे कल्पना रहती है। तो ये एक स्वप्न के रूप में पहचान। फिर ये जो गुण है उसके भेद के बारे में भी बताया है कि जैसे एक तो रहता है कि अर्जित गुण, या जिसको स्वभाव गुण भी कहते हैं, जो अध्ययन पूर्वक अपने में आता है। और एक जो रहता है वो है आगंतुक गुण, जो भ्रमित अवस्था में अभी जो हमने बात की। तो अध्ययन पूर्वक जो स्वभाव में जो अर्जित होता है, जो या फिर जो हम अचीव करते हैं, वो बेसिकली स्वभाव गुण के रूप में पहचान में आता है।
तो ये गुण के दो प्रकार के बारे में भी यहाँ पे बात की है। किस रेफरेंस पे? बिकॉज आगे आगंतुक गुण की बात आई थी, जो कल्पना का आधार है या कल्पना है, ऐसा बताया। फिर जो हमें या जीवन में जो शक्ति रहती है ना, उसका जो नियोजन करना, फिर उसका नियोजन पूर्वक उत्पादन, उपयोग, वितरण और सदुपयोग करना, ये ये एक क्रियाकलाप के रूप में दिखाई दे रहा है ना? अब ये क्रियाकलाप आदान प्रदान के रूप में द्रष्टव्य है। आदान प्रदान का मतलब है, जैसे आगे अभी थोड़ी देर पहले भी बात आई थी, वो ग्रहण करना और प्रस्थापन करना। तो ग्रहण प्रस्थापन का मतलब है उस चीज को मूल्यों के रूप में आदान और प्रदान करना। ये क्रियाकलाप के रूप में दिखाई दे रहा है शक्तियों के, है। तो चैतन्य इकाई की ये क्रियाकलाप के रूप में हमारे सामने ये चीज ध्यान में आता है। फिर आगे देखिए, तो आगे जो बात की है वो चैतन्य इकाई में स्वाभाविक जो गति शक्ति है या शक्ति का स्वरूप है, वो किस तरह से प्रकट होता है और उसमें किस तरह से वो समर्थन करता है या असमर्थन करता है, उसके बारे में बताया। तो समर्थन और असमर्थन बेसिकली जो इनपुट आता है या संकेत ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया से हो रहा है। तो चैतन्य इकाई है ना, शक्तियों के रूप में। तो उसको एक यहाँ पे बाद में स्पष्ट किया है। उसके बाद जो स्वभाव है, वो स्वभाव जो गुण है, जैसे जो गुण के दो प्रकार थे, वह उसी तरह से स्वभाव के दो प्रकार भी, सेम दो प्रकार के रूप में उसकी मौलिकता को दिखाई दे, हम देख सकते हैं। जैसे आगंतुक स्वभाव और अर्जित स्वभाव। तो सेम आगंतुक स्वभाव का वही मतलब है कि जो मानवता प्रकृति के अनुसार स्वभाव को लेना, और जो अर्जित स्वभाव है वो मानव की मौलिकता को रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है, जो ज्ञान अवस्था का स्वभाव। तो इस तरह से दो चीज मोटे मोटे रूप में ध्यान में आती है, गुण और स्वभाव, जिससे वो चैतन्य इकाई में शक्तियों के रूप में उसका प्रकटन रहता है, जिसमें आशा, विचार, इच्छा मूलतः कल्पना के रूप में उसका प्रकटन दिखाई दे रहा है। फिर आगे बात आती है कि ये जो तो मौलिकता है ना, मौलिकता यानी ये जो स्वभाव जो है, वो स्वभाव बेसिकली प्रवृत्तियों के रूप में जीवन में स्थिर होता है। अब यही प्रवृत्तियां मानव को सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड करती है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे बेसिकली हर्ष और क्लेश, दो फल बेसिकली मूलतः देती है। अगर सही प्रवृत्तियां है ना, स्वभाव के मूल में या मूल प्रवृत्तियों के रूप में, या मानव सही सही मूल्यांकन कर पाता है दूसरे शब्दों में, तो ये उसका जब स्वरूप बनता है, वो हर्ष के रूप में वो चीज आती है या वो सेटिस्फाइड रहता है। लेकिन अगर मूल प्रवृत्तियां या जो जिसको हमने आगे देखा था कि आगंतुक स्वभाव से जब वो मूल्यांकन करता है, जैसे जीव से कंपैरिजन करना या मानवेतर प्रकृति के साथ मूल्यांकन करके वो जब प्रकाशित करता है, तो क्लेश के रूप में दिखाई देता है। तो बहुत अच्छे से उसको यहाँ पे प्लेस किया है प्रवृत्तियों के रूप में। हाँ। तो अब जागरूक मानव में मूल प्रवृत्तियां जो है, वो मौलिकता के रूप में दिखाई देती है, कि जो है उसी वास्तविकता को पहचान के वो प्रवृत्तियां उसमें स्थिर रहती है। तो ये ज्ञान अवस्था की एक मौलिकता है, जिससे वो स्वभाव उसमें बन जाता है। तो स्वभाव के रूप में जैसे धीरता से शुरू होके करुणा तक का पूरा एक फैलाव मौलिकता के रूप में दिखाई दे रहा है। अब जब जागरूक मानव या जागरूक इकाई अब जब मूल्यांकन करती है, तो सबसे पहले स्वयं में विश्वास पूर्वक ही ये मूल्यांकन कर पाते हैं। उससे पहले क्या होता है, वो बेसिकली आगंतुक स्वभाव के आधार पे मूल्यांकन जब करता है,
तो वो स्वयं में विश्वास नहीं बनता। तो ये मूल्यांकन में का आधार भी हिला डुला रहता है या डिपेंडेंट रहता है ना। तो ये जागरूक इकाई की जिसको बोल रहे हैं कि मौलिकता है एक प्रकार से, तो वो स्वयं में विश्वास पूर्वक ही मूल्यांकन करती है। जब स्वयं में विश्वास पूर्वक मूल्यांकन करती है तो उसका फल परिणाम हर्ष के रूप में स्पष्ट होता है। इसलिए जागरूक जीवन में हर्ष की अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है। जबकि ये भ्रमित जीवन में देखेंगे तो ये आधार मिसिंग रहता है, इसलिए वो उसमें क्लेश के रूप में ध्यान में आता है। तो भ्रमित जीवन में क्लेश परिणाम का मिलता है, जब जागरूक जीवन में समाधान पूर्वक हर्ष के रूप में स्पष्ट होता है। फिर जो बात स्टार्टिंग में आई थी, ये प्रवृत्ति का उदय, मूल प्रवृत्ति जो रहती है ज्ञान अवस्था में, उसका उदय किस माध्यम से होता है। तो वो संस्कार पूर्वक ही इस मूल प्रवृत्ति का उदय होता है। अब संस्कार का उदय किस तरह से होता है, तो बेसिकली उसकी योग्यता को अर्जित करके ये संस्कार का उदय होता है, जिसको यहाँ पे बताया है कि परिमार्जन पूर्वक ये उदय होता है। परिमार्जन पूर्वक मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है। तो ये मूल प्रवृत्तियां जब बार बार शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो मूल प्रवृत्ति के रूप में हम देखेंगे तो असंग्रह है, स्नेह है, विद्या है, सरलता है और अभय, ये मूल प्रवृत्ति के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे भी मूल प्रवृत्ति शब्द जागृत इकाई के लिए इस पुस्तक में जब आप देखेंगे तो उसको इस संदर्भ में देखें, तो उसमें असंग्रह स्नेह विद्या सरलता और अभय की बात की जा रही है। फिर जो इसमें अंत में जो पैराग्राफ है उसमें जो बात आई है, तो इच्छा को में बेसिकली जब अपेक्षाकृत तीव्र इच्छा के बारे में बात आई है, तो तीव्र इच्छा में जो अपेक्षाकृत जब हम जिसको मन वृत्ति चित्त और बुद्धि के क्रिया बुद्धि के क्रियान्वयन से जो हम संवेगों को प्राप्त करते हैं, जब जीवन प्राप्त करता है, तो ये तीव्र इच्छा अर्जित स्वभाव के रूप में दिखाई देती है या अर्जित स्वभाव के रूप में प्रत्यक्ष होती है ना, या विद्यमान रहती है। अब ये जो इच्छाएं रहती है वो संस्कार के बेस के रूप में काम करती है या आधार के रूप में काम करती है। तो संस्कार में इसी का जिसको बोलते हैं कि एक प्रकार से झलक या उसका ही प्रकाशन हम पाते हैं। तो इच्छा है, जो संपूर्ण इच्छाएं है वो संस्कारगत हो जाए और संस्कारगत से फिर उसमें कल्पना में आ जाए, तो कल्पना में आ जाने से वो व्यवहार में प्रमाणित होती है। अब वो व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए एक पूरा सीक्वेंस दिया है कि मन वृत्ति चित्त और बुद्धि के क्रमानुवर्ती संवेगों के मूल में पाए जाने वाली इच्छाएं में अपेक्षाकृत तीव्र इच्छाएं अर्जित स्वभाव है। तो ये एक आधार के रूप में बताया गया है, ये आधार है। तो फिर आगे जाके ये संपूर्ण इच्छा है संस्कारगत एवं व्यवहारगत रूप में स्थित है, जो फिर आगे कार्य और व्यवहार के रूप में प्रमाणित होता है। यही तीव्र इच्छा को फिर मानव के जो मौलिकता है उसके रेफरेंस में बताया गया है कि तीव्र इच्छा फिर मनाकार और मन स्वस्थता का रूप प्रदान करती है। इसलिए तीव्र इच्छा को हम देखेंगे तो ये लक्ष्य है ना। जब भी तीव्र इच्छा हम देखें जीवन में, तीव्र इच्छा के बारे में हम ऑब्जर्व करें, तो ये हमारी प्रायोरिटी है और यही हमारा लक्ष्य है फिलहाल अभी के लिए, है ना। तो तीव्र इच्छा लक्ष्य के रूप में प्रकट होती है या हमारी प्रायोरिटी, जीने की प्रायोरिटी यहाँ से दिखाई देती है। तो अगर तीव्र इच्छा से ही मानव जो तो इमेजिन कर पाता है, उसको बेसिकली क्रियान्वयन रूप भी दे पाता है, और वो जो इमेजिन किया है वो क्रियान्वयन होता है, उससे एक प्रकार का संकेत भी प्राप्त करता है, जिसको मनाकार और मनस्संस्कार के रूप में पहचाना जाता है। ठीक। तो ये पहले पेज में शुरुआत में इस रेफरेंस में बात हुई। फिर आगे
पेज नंबर 28 में देखेंगे तो 28 में फिर इच्छाओं के आधार या इच्छाओं के बारे में जो प्रकार है विविध, उसके बारे में बताया है कि बेसिकली इच्छा के 3 प्रकार है। जो तीव्र इच्छा संदर्भ है उसके चलते ये 3 प्रकार की इच्छाओं का संदर्भ में किया गया है। कि तीव्र इच्छा रहती है जीवन में, फिर एक उससे कम यानी मंद इच्छा रहती है, और एक उससे भी सूक्ष्म या उससे भी कम इच्छा के रूप में रहती है, जिसको कारण इच्छा और सूक्ष्म इच्छा भी बताया गया। तो जो सबसे तीव्र रहती है वो तीव्र इच्छा होती है, उससे मंद वाली जो रहती है वो कारण इच्छा रहती है, और सबसे सूक्ष्म वाली जो रहती है वो सूक्ष्म इच्छा के रूप में पहचान। अब ये इच्छा का जो गति स्वरूप है वही संवेग के रूप में प्रकाशित होता है। तो जीवन में जो संवेग है वो बेसिकली इच्छा के गति स्वरूप से आता है। इसलिए आप देखेंगे कि मान लीजिए कि एक चैतन्य इकाई दूसरी चैतन्य इकाई तक कितनी गति से पहुंच सकती है, तो वो गति का स्वरूप है इच्छा गति। जैसे फॉर एग्जांपल एक सामान्य उदाहरण देते हैं, मुझे अभी मान लीजिए यहाँ से बैठे बैठे आप तक पहुंचना है, या आप तक आप दूसरी इकाई है ज्ञान अवस्था के रूप में, तो आप तक मुझे पहुंचना है, तो मुझे सिर्फ आप तक पहुंचने की इच्छा करनी है, मैं वहां हूँ, है ना। तो ये इच्छा गति से संवेगित होता है जीवन। मूलतः जीवन इच्छा गति से संवेगित होता है या क्रियान्वयन होता है। तो फिर उसका जो उसमें जो चीज आई है, जैसे दर्शन करना, जो मैं एग्जांपल दिया, जैसे मैं आप तक पहुंच सकता हूँ यानी मैं आपको समझ सकता हूँ, मैं आप तक आपका दर्शन कर सकता हूँ। फिर आपको समझ के वो आकांक्षा में परिणति होती है, और इच्छा होती है जानने की या समझने की या बात करने की। तो उसके जो अनुरूप शब्द है उसको यहाँ पे बताया कि दर्शन जो है वो आकांक्षा के बराबर है, आकांक्षा बराबर इच्छा बराबर संवेग बराबर प्रज्ञा गति बराबर ज्ञान विवेक और विज्ञान पूर्ण प्रमाण, और यही दर्शन। तो प्रज्ञा गति जब बोलते हैं तो ये समझ से होने वाली गति के बारे में बताया। तो ये तो फिर ये प्रज्ञा गति को नीचे व्याख्यायित किया है। पारदर्शिकता पूर्वक जब संकेत ग्रहण और प्रकाशन होता है वही प्रज्ञा गति। तो पारदर्शिकता तभी संभव है जब उसके बेस में कोई अरहस्यता हो, या जिसको हम बोलते हैं कि समझ हो। उसको एक शब्द दिया है प्रवेश पूर्वक। प्रवेश पूर्वक स्थिति संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्रिया ही प्रज्ञा। तो ये जो पारदर्शिकता है वो बेसिकली अनुभव के रूप में आती है, और अनुभव जब होता है तभी ये संकेत ग्रहण और प्रसारण होता है, जो प्रज्ञा गति के रूप में स्पष्ट है। अ, फिर संवेग और वेग के बारे में कुछ बात की है। तो जैसे बताया कि पूर्णता के अर्थ में संकेत अनुसार जब गति होती है वही वेग है, और वही संवेग है, जो बेसिकली जागृति के अर्थ में है ना। उसी को दूसरे शब्द में बताया कि संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित रहती है। जो आगे भी संदर्भ आया था ये, है ना, कि संवेदनाओं का नियंत्रण संज्ञानीयता में है, या संज्ञानीयता से संवेदनाएं नियंत्रित रहती है। उसका जो तात्पर्य है वो यहाँ पर स्पष्ट करता है। तो संवेदनाएं बेसिकली गति के रूप में जब दिखाई देती है, या एक वेग के रूप में जब दिखाई देती है, तो उसका आधार अगर संज्ञानीयता है तो ये नियंत्रित रूप में दिखाई देगी। अदरवाइज वो संवेदनाएं फैल जाती है। जब संवेदनाएं फैल जाती है तो फिर वो संवेदनाएं अनियंत्रित हो जाती है। जब अनियंत्रित संवेदनाएं होती है तो फिर वो आवेश में परिलक्षित हो जाती है, सड़ आवेश में परिलक्षित हो जाती है। इसलिए संवेदना का नियंत्रण संज्ञानीयता से ही होता है, या समझ से ही होता है,
तब जाके ये संवेदनाएं नियंत्रित रहती है। अब जो नियंत्रित संवेदनाएं होती है वो फिर जागृति के अर्थ में वेदना के रूप में दिखाई दे रही। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज जो मेरे ध्यान में आई थी। फिर ज्ञान अवस्था में जो पूर्णता के या दो स्टेजेस है उसको बताया, मानवीयता और अति मानवीयता। ज्ञान अवस्था में जो एक्चुअल में या जो लक्ष्य के रूप में जो दो स्थिति है वो एक मानवीयता की स्थिति है सबसे पहले, और उसके बाद अति मानवीयता की स्थिति है। अगर ये स्थिति नहीं है तो उसके पहले अमानवीयता की प्रवृत्ति मानव में बनी रहती है। तो ये प्रवृत्ति ही, जब हम पहले से जो बात कर रहे हैं संस्कार का, तो अमानवीयता में यही प्रवृत्ति संस्कार के रूप में दिखाई देती है, और मानवीयता में और अति मानवीयता में मूल प्रवृत्ति के रूप में संस्कार दिखाई दे रहा है ना। तो मानवीय दर्शन में इसको कुसंस्कार भी नाम दिया है, अमानवीयता में जो प्रवृत्ति दिखाई देती है उसको। इसलिए बेसिकली ये हम संदर्भ बार बार सुने हैं कि अमानवीयता या भ्रमित स्थिति में संस्कार नहीं होते है। तो संस्कार नहीं होते का मतलब है उसमें मूल संस्कार या सॉरी मूल प्रवृत्ति अभी नहीं आई, इसलिए उसमें सिर्फ प्रवृत्ति के रूप में कुछ संस्कार बने रहते हैं। इसलिए अमानवीयता में जो संस्कार है वो बेसिकली प्रवृत्तियां है, या उसको दूसरे शब्द में कुसंस्कार के रूप में भी परंपरा में बताया जाए। उसी का संदर्भ मानव धर्म में भी मिला। हाँ, फिर नमस्ते आगे। भैया। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। यहाँ एक प्रश्न बन रहा है भैया। जी जी। ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं इसको अर्जन करने के लिए आपने बोला योग्यता होनी चाहिए, जी। तो ये योग्यता कैसे अर्जन करें? हाँ, ये बढ़िया। तो बेसिकली योग्यता अर्जन करने के लिए जो मूल वस्तु दी है वो है तीव्र इच्छा का बनना, है ना, जो अभी संदर्भ आया उसमें। अब तीव्र इच्छा का बनना वो कैसे होगा? तो तीव्र इच्छा का बनना का एक जो क्रम है वो है श्रवण और पठन पूर्वक जब मनन होता है तब ये तीव्र इच्छा में क्रियान्वित होता है। जैसे ही तीव्र इच्छा में ये चीज आती है उससे प्रवृत्तियां परिमार्जन होती है। प्रवृत्तियां परिमार्जन होती है यानी जो मूल प्रवृत्तियां है वो मूल प्रवृत्तियों का अपने में स्वीकृति बनती है। जैसे असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता के रूप में। उसके लिए जो बेस है वो तीव्र इच्छा का होना अनिवार्य है। अब तीव्र अच्छा। इच्छा बनने के लिए ये अभ्यास है ना, जिसको बाबा जी ने बेसिकली बताया है कि शास्त्राभ्यास, कर्माभ्यास और व्यवहार अभ्यास से होता है। जो हम नहीं शुरू में बहुत व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं कि लक्ष्य स्थिर हो जाना, है ना। हम्म। तो लक्ष्य स्थिर हो जाने का मतलब है वो तीव्र इच्छा में आ जाना। जैसे ही वो तीव्र इच्छा में आता है प्रवृत्तियां परिमार्जन होना, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अभ्यास लगते हैं जो अभी परंपरा में, वैसे परंपरा नहीं है इसलिए वो अभ्यास नहीं रहते सामान्यतः। हम्म। तो ये मैं समझ पाऊँ। जी, उस अभ्यास के लिए वातावरण भी लगेगा ना? वातावरण भी लगेगा, इसको सामाजिकता भी बताया। हम्म। तो वातावरण नहीं है तो वातावरण हम पहले बनाते हैं, है ना, या वातावरण बनाने के लिए अभ्यास करते हैं। अगर वातावरण बन गया तो फिर वो अभ्यास सहज हो जाए। जी। जी। और एक दूसरा प्रश्न है भैया, स्वप्न के बारे में आपने बताया थोड़ा, ये स्वप्न है क्या क्रिया? तो क्रिया के रूप में हम देखेंगे तो वो कल्पना ही है ना, या मूल क्रिया के रूप में देखेंगे तो वो बेसिकली आशा, विचार, इच्छा का ही प्रकटन है, स्वप्न, है ना। तो जब कल्पना का आधार नहीं रहता या निराधार कल्पनाएं रहती है, जिसको मैं एक एग्जांपल से आपके सामने रखूंगा। जैसे मेरी कल्पना में या मेरी इमेजिनेशन में मैंने मानवता प्रकृति की भी मेरे में कुछ चित्रण बने हैं। जैसे मैंने हाथी देखा है ना, चिड़िया देखी है,
है ना, पेड़ देखा है, पेड़ को ग्रो होते हुए देखा है, फिर मैंने दूसरे मेरे अलावा दूसरे मानवों को देखा है। तो मेरे में सभी अवस्थाओं के या जितनी वास्तविकता मैंने ऑब्जर्व की है उसके कुछ चित्रण हैं, जो मैंने कल्पना से अपने में स्थिर किए हैं, जिसको हम इच्छा बोल रहे हैं या चित्रण क्रिया बोल रहे हैं। अब जैसे ये चित्रण जब मेरे में पड़े हैं, अब ये चित्रण का क्या पर्पस है, ये चित्रण क्या है, वो मेरे में अगर स्थिर नहीं है, तो वो चित्रण का मैं कुछ भी स्वरूप बना सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पक्षियों से पंख ले लिए, है ना, फिर हाथी से मैंने सूंड ले ली, है ना, और मनुष्य का मैंने शरीर ले लिया, और उसको कंबाइन करके कुछ नया ही विचित्र प्रकार का स्वरूप बनाया, जो वास्तविक रियलिटी में है नहीं, है ना। ये हो गया मेरा निराधार कल्पना। वही एक स्वप्न का भी पार्ट होता है। तो आप देखेंगे स्वप्न में भी यही हो रहा है, जैसे सोते हुए जो सपना आते हैं उसमें भी यही हो रहा है ना, जिसमें हम कुछ कुछ चित्रणों को जोड़ मरोड़ के या उठा के कुछ नया स्वरूप अपने आप में बना लेते हैं। और उसी को जब जागृत अवस्था में, या जागृत अवस्था मानी जब हम जगे रहते हैं, उसमें देखते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि जैसे एक मुहावरा है, हम सेठ चिल्ली के विचार करते हैं। सेठ चिल्ली का विचार है जो वास्तविकता नहीं है, उसको मैंने अपने आप में चित्रण के रूप में उभारा है, और उसी को मैं लेके चलता हूँ। ये स्वप्न का स्वरूप हुआ, कल्पना में स्वप्न का स्वरूप हुआ, जिसका कोई आधार नहीं रहता। इसलिए स्वप्न जब भी हम स्वप्न में वस्तु को हम देखेंगे, तो स्वप्न में जो वस्तु रहती है वो हमेशा वैसे ही रहती है जो कार्य व्यवहार में न आई हो। तो कार्य व्यवहार में आ गई है, उसका मतलब उसका मुझे अनुभव हो गया है। अनुभव यानी उसको मैंने जी लिया है। जो जी हुई वस्तु रहती है वो स्वप्न में नहीं आती, क्योंकि उसका आधार बन जाता है। तो जो निराधार वस्तुएं रहती है कल्पना के रूप में, वही स्वप्न का स्वरूप के रूप में आती है, या स्वप्न के रूप में आती है। ठीक है दीदी, मैं पहुंचा। हम्म, जी जी जी। तो ये चित्रण क्रिया का सारा क्रियाकलाप है। हाँ, चित्रण मूल है, लेकिन कॉम्बिनेशन आशा विचार इच्छा तीनों का है। हाँ। तो उसमें जैसे चित्रण में कौन से चित्रण का चयन करना है ये भी रहता है ना, तो चयन, विश्लेषण और चित्रण तीनों रहते हैं बेसिक, लेकिन दिखता है चित्रण में। जी। तो फिर- इसमें स्मृति का कोई पार्ट रहेगा ना? हाँ, स्मृति रहती है, वही चित्रण बेसिकली स्मृति ही है। हाँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने किसी पक्षी का चयन किया, है ना, फिर उसका विश्लेषण करके मैंने मानव में उसको बिठा दिया। तो ये चयन करने के लिए या तो प्रत्यक्ष वस्तु होनी चाहिए या स्मृति में होनी चाहिए। हम्म। जी भैया, बढ़िया। जी, धन्यवाद। हम्म। और कोई प्रश्न यहाँ तक? और किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी। हाँ, तो जो या पेज नंबर 28 में जो हम बात कर रहे थे, उसमें आगे देखेंगे तो संस्कार के बारे में बात हो रही है। तो संस्कारों में जो परिमार्जन होता है वो कैसे होता है, उसका भी यहाँ पे विश्लेषण दिया है कि जैसे संस्कार में परिमार्जन सामाजिकता से होता है, या समाज, है ना, समाज ही इंडिविजुअल व्यक्ति के संस्कारों को परिमार्जित करता है या उसमें परिवर्तन करता है। तो संस्कारों में परिमार्जन, परिवर्तन और प्रस्थापन का जो आधार है वो समाज है। जब व्यक्ति के रूप में संस्कार को पहचानते हैं तब, है ना, वही बेसिकली आचरण के रूप में, समाज में आचरण के रूप में दिखाई दे,
है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो परंपरा में चल रहा है, जो अभी परंपरा में चल रहा है वो संस्कार के रूप में व्यक्ति ले लेगा। तो जैसे छोटे बच्चे में संस्कार कैसे बनते हैं, तो जो परंपरा में, परंपरा का मूल वस्तु क्या है, जो समाज में चल रहा है। अब जो समाज में चल रहा है वो परिवार में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो परिवार में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उस परिवार में नए जन्मे बच्चे में वो रिफ्लेक्शन आ जाता है। इसलिए व्यक्ति में जो संस्कार का सिंचन होता है, जिसको हम बोलते हैं, या संस्कार का फूट जाता है, वो समाज से जाता है। समाज का मतलब यहाँ पे है परंपरा। जब, क्योंकि समाज जब बोलते हैं तो पूरे मानव समाज की बात करते हैं। तो मानव समाज में अभी क्या वर्तमान में हो रहा है क्रियाकलाप, वही संस्कार के पुट के रूप में व्यक्ति में जाता है। और वही व्यक्ति जब जीता है तो वो आचरण समाज में जाता है। तो वैसे देखें तो व्यक्ति का जीना वो समाज का रिफ्लेक्शन ही एक तरह से। जैसे आज एक एग्जांपल देता हूँ। आज कोई व्यक्ति कुछ अपराध करता है, गलती करता है, तो ये प्रवृत्ति उसमें कहाँ से है? ये अपराध प्रवृत्ति या गलती करने की प्रवृत्ति कहाँ से है? तो समाज में ये है ऑलरेडी, परंपरा में ये है, इसलिए वो व्यक्ति में आ रही है। तो जब जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से वो थोड़ी ना अपराध प्रवृत्ति करने लगता है। अब ये जन्म से तो वो उसके उसमें वो पात्रता है कि मूल प्रवृत्ति को ग्रहण करें। लेकिन मूल प्रवृत्ति का पुट समाज में नहीं रहता, या परिवार, समाज से परिवार में नहीं रहता, तो वो जो अभी वर्तमान में है उसका पुट उसमें चला जाता, तो वो उसमें स्थिर होगा। तो समाज बेसिकली ये आधार है संस्कारों का, और वही व्यवस्था का भी आधार है। तो उस समाज से एक वातावरण बनता है, और वातावरण से फिर वो संस्कार अपने में स्थिर होते हैं व्यक्ति में। तो वातावरण के रूप में दो प्रकार के वातावरण को बताया गया है, प्राकृतिक वातावरण और मानवपूर्ण वातावरण, जो संस्कार के रूप में फिर आरोपित किया, जिसको बोलते हैं कि संस्कार के रूप में दिखाई दे। तो मानवेतर जो सृष्टि या प्रकृति है वो प्राकृतिक वातावरण के रूप में बताते हैं। और मानवेतर प्रकृति के साथ जब जीते हैं, उसका जिस तरह से उनके साथ निर्वाह करते हैं, वही मानवेतर प्रकृति के संदर्भ में अपने में फूट जाता है संस्कार के रूप में। फिर मानवेतर प्रकृति का किस तरह से हम उपयोग, सदुपयोग करते हैं, उसके बारे में चर्चा आई है 29 में। लेकिन जब भ्रमित चेतना रहती है या अजागरूक चेतना रहती है, तो उसका अलग तरह से यूज होता है, या उसका जिसको बोल रहे हैं कि भोग में चला जाता है ना। तो भोग में वस्तु चली जाती है। और जब ज्ञान अवस्था में जागरूक चेतना होती है, तो वो उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन के अर्थ में मानवता प्रकृति के साथ जिसको बोलते हैं उस वातावरण को बनाए रखते। तो भ्रमित प्रकृति, सॉरी, भ्रमित चैतन्य द्वारा वो जड़ पक्ष का जिसको बोलते हैं कि दुरुपयोग करता है। जब जागरूक चैतन्य होता है उसका सदुपयोग करता है। तो शब्द उपयोग करने के लिए उसमें समझ का पुट होना चाहिए, और समझ का पुट बेसिकली वातावरण से उसको मिलता है। जैसे परिवार में से समझ मिलती है, परिवार के आजू बाजू से या समाज से ये पुट उसको मिलता है। तो सामाजिकता बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। इसको ध्यान से, मेरा ध्यान गया था यहाँ पे, मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ था। तो सामाजिकता से ही ये जिसको हम बोलते हैं कि भ्रमित चेतना में कुछ वातावरण चेंज होता है या प्रवृत्तियां चेंज होती है, जिसको गुणात्मक संस्कार के रूप में हम अपेक्षित करते हैं या इच्छते हैं, जिससे उसका तो स्वभाव बढ़ता है। हाँ। हाँ। भैया पूर्व संस्कार कोई होगा ना उसके साथ, हाँ होगा या ना। पूर्व प्रवृत्तियां उसकी? बिल्कुल होगा। बिल्कुल। इसलिए जब जैसे वातावरण मिलता है, तो अगर उसकी पूर्व प्रवृत्तियां के अनुरूप वातावरण मिल जाता है, तो वो पूर्व प्रवृत्तियां जागरूक हो जाती है हम्म। अगर पूर्व पूर्व प्रवृत्तियां के अनुरूप वातावरण नहीं मिलता, तो वो पूर्व पूर्व प्रवृत्ति एक समय के बाद डाइल्यूट हो जाती
वो या उसका पूर्व प्रवृत्तियों के अनुसार ही वो वातावरण सिलेक्ट करता होगा ना जन्म लेने के अब भ्रमित विचार। स्थिति में है ना वो बहुत सिलेक्टिव नहीं रहता हाँ है ना। जागृत स्थिति में तो फिर संस्कार है तो उसमें तो रहता है सिलेक्शन, लेकिन हाँ भ्रमित स्थिति में तो बहुत उतना उतना पुट नहीं रहता या जी उतना सिलेक्टिव नहीं रहता। उसमें सिलेक्टिव सिर्फ वो, जैसे आगे हमने देखा था ना, वो रूप के आधार पे ही और अभी जो सुख दुख मिला उसके आधार पे ही रहता है सिर्फ, जी है ना। जैसे स्त्री पुरुष हो गया एक रूप, या कोई पशु हो गया रूप के रूप में, और दूसरा इस शरीर के साथ सुखी हुआ या दुखी हुआ इस शरीर यात्रा में। इतना ही बहुत भ्रमित स्थिति में तो सिलेक्टिव रहता है। इसलिए हम्म बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस शरीर यात्रा में कोई भ्रमित जीवन है, उसमें कुछ प्रवृत्तियां बन गई है ना। अगर वो प्रवृत्तियां अगले शरीर यात्रा के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे प्रवृत्तियां बन गई है यानी उसमें कुछ स्थिर हुई है, अब वो उसके लिए इम्पोर्टेंट वो माने हुए है। लेकिन जिस तरह से उसने सिलेक्शन किया शरीर का, उसमें अब सिलेक्शन करने के बाद जो वातावरण उसको मिल रहा है परिवार का, है ना, वो तो कुछ अनुमान करके सिलेक्शन कर रहा है ना, उसको पता नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो अब वातावरण हो सकता है उसके अनुरूप मिले, या वातावरण हो सकता है उसके अनुरूप ना भी मिले, उसकी जो प्रवृत्तियां है उसका। तो अनुरूप मिल जाता है तो प्रवृत्ति एक्टिव हो जाती है, अनुरूप नहीं मिलता तो प्रवृत्तियां डाइल्यूट हो जाती है। जी जी बहुत बढ़िया। अभी टाइम का कैसे करे भैया? हाँ वक्त तो हो समय, गया। हाँ समय हो चुका है। आप तो बताइए। अ, वैसे मुझे भी कॉलेज के लिए तैयार होना होगा, जी तो रुकते हैं। अब कल करना है, या क्योंकि मेरे पास आज तक का समय था। जी तो सार तो बाकी है ना भैया, तो हाँ कैसे बाकी करें? है। हाँ हाँ, तो आपकी अगर, क्या इच्छा? हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर कल करना है तो। मंजू दीदी, हाँ जी दीदी। दीदी आपका शेड्यूल बताइए, सोमवार से क्या है, कैसे करें? हाँ दीदी, सोमवार से तो हमारी वो टीचर्स ट्रेनिंग चालू होने वाली है, तो कल। ऐसे प्रबोधक कोई डिसाइड है क्या दूसरा? नहीं, दूसरा तो कोई नहीं है, मालूम नहीं है, वो वैशाली दीदी को पूछना वैशाली पड़ेगा। दीदी ज्वाइन नहीं है क्या? नहीं है शायद आज। अच्छा, हाँ हाँ, तो उनको पूछना पड़ेगा। जय भैया हम आपको कॉल करके बताएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सभी अध्ययनार्थियों का क्या कहना है, थोड़ा सा शेयर करेंगे तो ठीक रहेगा। शनिवार रविवार लेना है या कैसे हाँ करें? ठीक है। सोमवार से शेड्यूल तो बदल गया है। हाँ जी सर, मैं सभी को नमस्ते। नमस्ते यदि नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते। यदि कल भी यदि ये जय जी को यदि समय हो तो, और यदि सबकी सहमति हो तो जी कल भी हाँ, यदि ये हो जाए तो बढ़िया है। जी हाँ जी जी जी। सभी लोग हैंड रेज करके सहमति दे, जिनका भी कल इच्छा है रखने का। बढ़िया बढ़िया। जय भैया आपका कल कोई प्रॉब्लम नहीं ना जुड़ने के नहीं लिए? नहीं, हाँ हाँ कल मैं अवेलेबल हो सकता हूँ सिर्फ। ठीक। जी जी तो कल रखेंगे भैया, कल कंप्लीट करके देंगे हम। हाँ यानी आगे के सभी अध्याय कंप्लीट कर दे, ऐसा बोल रहे जी हैं आप? हाँ जी 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 हाँ, तो कल है ना हम थोड़ा, ये पेज वाइज नहीं जाएंगे, है ना। हाँ मैं शॉर्ट शॉर्ट में पूरे में, बुक का सार रख हाँ देना। पूरे जो रिमेनिंग अध्याय है ना, जैसे आज हाँ अध्याय 4 वैसे खत्म होने वाला ही है, तो उसका एक समरी रख के फिर 5वें से लेके 9वें तक सार रूप में मैं रख दूंगा कि जैसे 5वें अध्याय में ये ध्यान में आ रहा है, 6ठे में ये ध्यान में आ रहा है, ऐसे करके, है ना। तो हम जी किताब से कल नहीं चलेंगे, पूरे जी अध्याय का मैं एक सार रख दूंगा, सभी जो रिमेनिंग है वो। ठीक। बढ़िया तो बढ़िया।
ऐसा मान के वैसे चल आप रहे हैं बहुत कि अच्छा रख रहे हैं, हमें भी अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन वक्त के हिसाब से हाँ, हम चलेंगे थोड़ा, क्योंकि सोमवार से दूसरा बुक शुरू हो रहा है भैया। जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल उनको भी टाइम दिया है, तो बिल्कुल, हम सैटरडे कर लेते हैं एक सत्र। जी जी बहुत बढ़िया रहा आज का सत्र। बहुत जी, बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। भी बहुत धन्यवाद। नमस्ते।